नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पॉलिटी अध्याय 8 को पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8 का नाम है बाज़ार में एक कमीज। इसको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बाज़ार में एक कमीज। इसमें क्या पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपरवाइज़र में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों के अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान के बारे में बताया गया है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान हैं, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती हैं। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त हैं। डोडे जिनमें रुई भरी हैं एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाज़ार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती हैं। फसल की बोनी शुरू करने के इसमें स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 25,000 कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवाया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन किसानों को माफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की आपूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। रैस 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई रैस 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज में 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। तो व्यापारी कहता है रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाज़ार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना कहती हैं इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक की तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी कहती हैं अम्मा, मैं आपकी अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती हैं कि कपास को कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। तो उस समय ऋण लेकर ही
जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती हैं। चलिए दोस्तों, नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात समझाई गई है, तो इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो नहीं। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? तो वह सोचता है कि इसको हम ब्याज उपलब्ध कराते हैं तो मेरे खिलाफ यह बोलेगा नहीं, जो मैं दे दूंगा उसमें ही ये संतुष्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आपके विचार में बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न होगी? बड़े किसान यही होगा कि ब्याज पर निर्भर नहीं रहेगा और वह जहाँ पर अच्छा कीमत उसको रुई का मिलेगा वहाँ पर जाकर के बेचेगा। चलिए, इस पेड़ के समझिए पत्तों से ही पर लिखा हुआ है नंबर वाइज, तो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नंबर 1 में है, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। नंबर 2 में है, जिनिंग मिले कपास खरीद लेती हैं। नंबर 3 में है, जिनिंग मिले कपास के बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। सूत नंबर 4 में क्या है, सूत काटने की मिले कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। नंबर 5 में क्या है, सूत काटने की मिले कपास से धागा बनाती हैं। नंबर 6 में क्या है, सूत काटने की मिले व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है जिसका नाम है इरोड का कपड़ा बाज़ार। इरोड के कपड़ा बाज़ार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। तो नंबर 1 में है, चलिए यहाँ से पहले देखते हैं। यस, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और क्या है जी, आगे देखते हैं, और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाज़ार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाज़ार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है।
इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने के लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? दिल्ली के निकट का वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है ये। चलिए आगे देखते हैं। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखानों को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने से जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को वो जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्ट्स गारमेंट्स फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो कि मजदूरों के भुगतान इस बॉक्स में दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। दर्जी को 3000 प्रति माह देता है। इस्त्री यानी प्रेस करने वाले को 1.5 रुपया प्रति पीस। जांच करने वाले को 2000 प्रति माह है। धागे काटने और बटन लगाने वाला को 1500 प्रति माह हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले ऊपर वाले बॉक्स प्रश्न को भी देखते हैं क्या है। आखिर में प्रश्न यस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस नंबर 1 में क्या है? बाज़ार में यहाँ है नंबर 1। यस पढ़ते। बाज़ार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। ये है नंबर 1। और नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में है कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम यानी बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर
कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टें, औरतों की पोशाक के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। और नंबर 3 में क्या है, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। आगे देखते हैं, इस प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न है, इरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर और निर्यातक। इनके बारे में आप इरोड के व्यापार से जो भी जानकारी प्राप्त हुए हैं उससे अपना निर्णय इस प्रश्न पर अपना रख सकते हैं, क्या जवाब होगा। तो ये आप पे छोड़ते हैं। प्रश्न का अधिकांश प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है लाइन बाय लाइन। तो आप इनको थोड़ा सोच समझ के जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा भी सोचिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर हैं, तो इसको भी आप हल करने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उसे 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है, क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और टाइम भी बहुत लगेगा। फ़ायदा तो होगा लेकिन थक बहुत जाएगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। आप अपना भी परसेप्शन लगा सकते हैं, इसमें किसी के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप लगा सकते हैं अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती हैं? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। तो आप अपने कक्षा में पढ़ते होंगे तो आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के चर्चा कीजिए इन सारे प्रश्नों पर, क्या इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। यदि आप क्लास नहीं जाते हैं तो अपने बड़े बूढ़े लोगों से, अपने पिता से, अपने दादा से, अपने बड़े भाई से, चाचा से, किसी से भी पूछ कर जवाब ढूंढ सकते हैं इन प्रश्नों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। तो आप पता कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो बहुत सारे मिल की दुकानें हैं, बहुत सारे किराना स्टोर हैं, धान की भी खेती धान के भी दुकान होते हैं, तो वहाँ से भी पता लगा सकता है। वैसे आप अगर गांव में है तो आपके पास गाय होगा, उससे भी किराना आसपास में होगा, किराना दुकान होगा, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये आपका कार्य रहा, आप अपने कार्य को सही तरीके से निभाने का प्रयास कीजिए और इन प्रश्नों का जवाब देने का भी प्रयास कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे बुनकर सहकारी संस्थाएं के बारे में इस बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस बुनकर सहकारी संस्थाएं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इस बुनकर सहकारी संस्थाएं के बारे में क्या दिया हुआ है इस 2 पैराग्राफ में, तो देखते हैं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्थाएं विक्रय के कार्य भी करती हैं। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है या होता है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, तो कभी कभी सरकार
उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उसकी यानी उनकी मदद करती हैं। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती हैं। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकान के माध्यम से बेचती हैं। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। अगर दुकानें देखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। यस, हम देखे हैं कोऑप्टेक्स नामक दुकानें। तो यह देख सकते हैं एक चित्र, एक गारमेंट फैक्ट्री में महिलाएं मजदूर बटन टाँक रही हैं। तो इसके बारे में आप इस चित्र के माध्यम से इस गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँकने का कार्य को देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्नों का भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? देखिए, विदेशों से खरीदार वस्त्र निर्यात करने के लिए अपनी बहुत सारे शर्त रखते हैं। वह सही समय पर, जिस समय पर उससे कपड़ा मांगा गया है वह सही समय पर निर्धारित करे, कम कीमतों पर उसको अपना कपड़ा प्राप्त करवाएं और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो ताकि उनका बाज़ार में अब कपड़ा बिक सके सही तरीके से। ये सब सारे विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से अपेक्षाएं रखते हैं। और वस्त्र निर्यात इन शर्तों को क्यों स्वीकार यानी वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें भी अपना रोजी रोटी का अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जब तक निर्यात नहीं करेगा तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? तो इन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वह भी उन सभी को यानी जो भी अपेक्षाएं वो करते हैं सामने वाले विदेशी व्यापार, उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका जवाब मेरे तरफ से यही है। आगे आप भी इस प्रश्न में यानी इस प्रश्न के उत्तर में जवाब जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? इस सवाल का जवाब ये होगा कि जो भी कंपनी वाले हैं, जो व्यापारी हैं, वह कम दामों पर मजदूर को यानी बहुत कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना है और आप इसमें अपना शब्द भी जोड़ सकते हैं। ज़्यादा डिक्टेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा? चर्चा कीजिए। तो आप चर्चा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े बूढ़ों की, अपने दादा दादी, पापा चाचा मम्मी, बड़े भाई इत्यादि अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं इन सब पर। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार में मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। ज़रूर कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने मंत्री को, मेरे प्रिय मंत्री जी, जैसे आप लिखते हैं जी, वैसे एक आवेदन लिख सकते हैं अपने मजदूरों की उचित भुगतान के विषय में। अपना सब्जेक्ट दे दीजिएगा मजदूरों की उचित मजदूरी के भुगतान के लिए, उचित भुगतान के लिए, ये भी लिख सकते हैं विषय में। और उसके बाद जो जैसे लिखते हैं अपना आवेदन वो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज लागत मूल्य 600 रुपये है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात वह कमीज़ $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी।
दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ें ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने डैश को संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए रखने यानी प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज डैश स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह के इस व्यक्ति को कमीज 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे डैश का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो 900 पूरी लागत हुई और 900 रुपया 1800 में बेचेगा तो 900 का यहाँ पर मुनाफा होगा। सीधी सी बात। लाभ 900 रुपया हुआ जो कि दिख रहा है। विज्ञापन पर 400 रुपया दिए, भंडारण आदि पर 200 रुपया और क्रय मूल्य पर 300 रुपया लगाए। टोटल हो गया 3 2 5 5 4 900 रुपया। ये पूरी लागत हो गया इस शर्ट का, ठीक। और इस पे 1800 में बेच रहा है, तो चूँकि 1800 में माइनस करेंगे 900 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 900, यानी 900 की लाभ हो गया। आगे देखते हैं। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी पर 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? यस, ज़रूर कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। गारमेंट्स फैक्ट्री में मजदूर गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है। और थर्ड है आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है, चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपये की राशि क्यों खर्च करता है। क्योंकि उस विज्ञापन को देखकर जनता, आम लोग शर्ट को खरीदे, कपड़े खरीदेंगे तो उसको मुनाफा होगा। 50% समझिए मुनाफा हो रहा है। एक कमीज पर जा ही रहा है, कमीज तो एक ही दिखाएगा विज्ञापन में, उस पर अगर 300 रुपया दे ही रहा है तो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। उससे उस कंपनी वाले को कपड़े व्यवसायी को ही मुनाफा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाज़ार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती हैं। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बाज़ार और समानता के बारे में। विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की हैं। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते हैं।
प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। आगे देखते हैं। ये रहा, क्या आप यह जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? नहीं, बस जान सकते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। एक और बाज़ार लोगों को काम करने उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देते हैं जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए जैसे छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसे वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 8, जिसमें लिखा है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि के बारे में। तो आप इसके बारे में www.in.undp.org पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन इसमें शब्द संकलन है कुछ, तो इसको भी देख लेते हैं। जिनिंग मिल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्या बताया है? वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं निर्यातक। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर वीडियो को शुरू से क्लास 6 से या फिर क्लास 7 के ही चैप्टर 1 से यानी लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। तो आप वहां से लेक्चर वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और वीडियो के और प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ साझा करने का प्रयास करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, यही आपसे गुजारिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।